जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। ये आजकल छोटी क्लास में लड़ाइयाँ ले रहे हो, अभी तो कल से फुल फ्लैश 2 घंटे की क्लास होनी, तो क्या करोगे? अभी तो डिस्काउंटेड पैकेज चल रहा है, पहले 2 दिन है, हाले तो मैं जगह तो नहीं आ रहा मतलब ये था ना, पहले क्लासें चल पड़ती थी और रोजे आते थे, तो क्लासें चल रही होती थी, रोजे एडजस्टमेंट कर लेते थे। अभी रोजे पहले आए हैं, क्लासेस बाद में आई हैं, तो अब क्लासेस को जरा एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो 1-2 दिन काफी होते हैं, आपको भी इतना टाइम दिया जा सकता है। आप माशाल्लाह आप भी वैसे ही इरादा करके आए थे ना इस दफा, तो 7 का काम रोज करेंगे, रोज का काम, टेस्ट लाजमी। FAR 1 का पर्चा भी अच्छा हुआ है, थोड़ी मोटिवेशन तो नहीं है, ठीक है। तो आगे भी अल्लाह को अपनी मेहनत दिखाएं, इस महीने में दुआएं भी मांगें और मेहनत भी करें। इस महीने का पढ़ा हुआ ये बता दूं, याद अच्छा रहता है, ये मेरी आजमाई हुई बात है। सारा पढ़ा दूं नहीं, आप लोग सारा सेशन रोजे रख सकते हैं, नफली रोजों की तो कोई ममानियत नहीं है। आप रोजा रखें, रोजा रखने से हाफजा बढ़ेगा इंशाल्लाह आपका, ठीक है। तो आप बिल्कुल आप रोज रोजा रख के, एक दिन छोड़ के एक दिन रखा करें। मसनून रोजे हफ्ते में 2 तो रखने ही लग जाए, मुझे भी कहा करें, मैंने भी अल्लाह तौफीक दे, मैं भी फर्ज ही रखता हूँ। पता नहीं इतना बोलना होता है कि रमजान में अल्लाह हिम्मत दे देते हैं वैसे। अच्छा जी, 2012 पहले लिखना है, चलो जी ठीक है। 11 और 10 रिसर्च एक्सपेंस 50, डेवलपमेंट एक्सपेंस अच्छा कितना? अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस लिख लें दो। अच्छा इधर आना, अच्छा ठीक है। अच्छा माइनस करना है, एक्सपेंस वैसे उधर लिखा हो तो काफी होता है, लेकिन चलो ठीक है जी। आगे क्या मांग रहे हैं जी? ये क्या था? ये क्या था? बी। अब सी क्या कह रहा है जी? जो उधर लिखा हो वही अल्फाज बोलो। बैलेंस शीट लिखा हो, बैलेंस शीट। इतना आसान टॉपिक है और इतने नंबर का आता है? हाँ जी। वेबसाइट कॉस्ट भी हम पढ़ेंगे इसमें, एक SIC है वेबसाइट के अंदर क्या क्या कॉस्ट आती हैं, क्या क्या अप्लाइज होती हैं, क्या एक्सपेंस आउट करना है। हाँ वो तो लाजमी आ रही है ना एडजस्टमेंट, 4-5 नंबर की जब भी आ रहा है। अच्छा जी, 2012, 2011 और 2010। यार ये तो आप लोगों को मैंने बताया ही नहीं कि इंटेंजिबल नजर कहां पे आता है। बैलेंस शीट में तो नजर आएगा, रिकॉर्डिंग तो होती है ना। क्या कर रहा है उसने? सही पॉइंट पकड़ा है उसने। शेरा है ये, शेर अच्छा होता है, क्या हो गया? ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जी, यही ठीक है। अच्छा चुप करना, इधर देखो, इधर देखो। ये इंशाल्लाह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अक्सर हमारे FAR 2 में खुला करेंगी, 1-2 बार आपके FAR 1 में भी खोलनी पड़ी होंगी APS वगैरह के लिए, लेकिन FAR 2 में तो आप इस लेवल में पहुंच जाते हैं। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी हुई हैं FAR 2 के अंदर, ये वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बनाना सीख लेते हैं। हाँ ये एग्जैक्ट क्यों नहीं बनेंगी? क्योंकि इसमें और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सिलेबस से बाहर हैं, जो अभी आपने पढ़ी नहीं है, फाइनल में पढ़ेंगे तो वो चीजें बस ऐड होनी है। वरना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस सिलेबस की हद तक ये वाली ही आप बनाएंगे जो आपको ये पब्लिश नजर आ रही हैं। जैसे यहाँ पे नोट्स बने होते हैं, जैसे यहाँ पे डिटेल्स हैं, आपने इस लेवल तक आ जाना है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो आर्टिकल में जाने से पहले आप इस काबिल होंगे कि किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप बना सकें या बनी हुई को चेक कर सकें। हाँ जो अब स्कोप में सिलेबस में चीज़ नहीं है तो वो फिर यहाँ वाले उस्तादों की मजबूरी होती है, कैफ वालों की, कि वो आपको इनमें नहीं बता सकते, समझा सकते। वो जब आप फाइनल में वो स्टैंडर्ड्स पढ़ लेते हैं तो रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स और उसके रेलेवेंट नोट्स वो फिर वहाँ पे पढ़ के वो भी यहाँ पे आपके इंक्लूड हो जाते हैं। जी जी पूरा सब कुछ ही पढ़ाएंगे, सारा कुछ ही है वहाँ पर। अच्छा जी इधर देखें, एसिड्स नजर आ रहे हैं? एसिड्स में नॉन करंट एसिड्स, इनमें PPE, CWIP और इंटेंजिबल। अब
पीपीई के नोट के अंदर आता था लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर, कंप्यूटर, व्हीकल वगैरह। इंटेंजिबल के नोट के अंदर आएगा सॉफ्टवेयर, लाइसेंस, पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल अगर परचेज है तो, ब्रांड अगर परचेज है तो, ठीक है। तो उसी तरह से नोट बनेगा। तो नोट में मैं नहीं जा रहा, लेकिन ये समझ लग गई हमें कि इसने नजर कहां आना है, बैलेंस शीट के अंदर। ये नॉन करंट एसेट्स में इससे पे थे हम, सॉरी, चलो यार ये खुला रहे, कोई काम पड़ ही जाता है, इधर आ जाओ जी। तो बैलेंस शीट के अंदर इसने नजर आना है नॉन करंट एसेट्स में, ठीक है। तो नॉन करंट एसेट्स, अच्छा जी। अब हाँ, CWIP पहले रहा, इंटेंजिबल कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 2010 में कितना था ही नहीं। 2011 में 15 का आ चुका था और 2012 में खत्म हो गया है। यहां पे 25 नहीं लिखना, अब ये थोड़ा सा आप देख लो, ध्यान कर लो, ठीक है। ये 15 पिछले साल का 12 में आया था और इस साल मजीद 25 ऐड होकर 40 हुआ था, और इसी साल में ये इंटेंजिबल से निकल कर कैपिटल वर्क इन टेंजिबल में चला गया। मैं भी यही गलती करने लगा जी। तो इसी साल में ये वर्क इन प्रोग्रेस से निकलकर इंटेंजिबल में आ गया, ठीक है। तो इनटांगिबल ले कितना, नो 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 40 का आया था, ₹1 डेप्रीशिएट अमोर्टाइज भी तो हो गया है, ठीक है। तो यहां पे कर देता हूं मैं ब्रैकेट में 40 माइनस 1, ठीक है। बल्कि इधर का ये देखो 15 जमा 25, ये थोड़ा एक्सट्रैक्ट सब थोड़ा डायरेक्ट मान रहे हैं आप। CWIP ना डालते बीच में तो जिंदगी आसान होती, पर चलो कोई नहीं, मुश्किल वाली बात देख ली, बात तो पूरी समझ आ गई ना, ठीक है। कि अगर इस साल के अंदर नोट बनाना आ जाए, आपको पर्चे में आ जाए, तो ये CWIP में होगा और इसमें अमोर्टाइज नहीं होना। लेकिन अगर इस साल में आएगा तो इंटेंजिबल भी है, अमोर्टाइज होने के बाद बुक वैल्यू फिर वो भी नहीं रहेगी जितने का पर वो रिकॉर्ड हुआ था, बल्कि उससे कुछ कम हो चुकी होगी, ठीक है। तो ये क्या है जी, 40 माइनस 1 39, ठीक है। डन है, डैश लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन चलो आपके लिए लगा देंगे। लेकिन ये सवाल तो डन एंड डस्टेड है। तो अब ये आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा, ये वाला कि इंटेंजिबल अगर इंटरनली जनरेटेड है और इन 5 के अलावा है, जैसे कि हमारे सवाल में था, क्या था, फॉर्मूला था, फॉर्मूला लिखा भी इत्तेफाक से कल हमने लिखा भी था, ठीक है। तो फिर क्या करना है, फिर ये सब करना है, करके देख लिया। रिसर्च जब चली तो खर्चे सारे एक्सपेंस, जो कॉस्ट इनकर हो रही थी वो एक्सपेंस। डेवलपमेंट में 6 क्राइटेरिया क्या होता है पढ़ेंगे, मीट नहीं हुआ था तो उस अरसे की कॉस्ट भी सारी एक्सपेंस, और जब मीट हो गया क्राइटेरिया तो कैपिटलाइज कर दी हमने, और जब मीट हो गया और कैपिटलाइज करना शुरू कर दिया, इससे अगली बात भी अब तो पढ़ ली हमने। तो जब कंप्लीट हो जाए तो कैपिटलाइजेशन ऑफ कॉस्ट रोक देते हैं, जैसे पहले भी करते थे। बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती थी तो उसके ऊपर कैपिटलाइजेशन ऑफ कॉस्ट रोक देते थे। फिर इसको यूज करना शुरू किया, अमोर्टाइज करके इसको बुक वैल्यू पे शो कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये कहानी, ये जो कहानी है, ये तो वैसे ही मतलब थोड़ी सी बात थी ना, बस ये तो ऐसे समझो याद रखने वाली बात है। कैलकुलेशन तो यहीं पर ही पड़ी है। तो ये कैलकुलेशन जितनी भी थी ये अब आपको वहाँ से याद है, ठीक है। कोशिश वैसे मेरी यही रहेगी यहाँ पर भी कि पहले हम कैलकुलेशन वगैरह करें फिर थ्योरी पढ़ें, लेकिन ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गपशप लगा के, गपशप ही लगाई थी, अभी मैंने किताब से तो नहीं पढ़ाया, किताब से अब बाद में पढ़ेंगे हम जाकर, तो उसमें सारा कुछ हमें आता होगा, लेकिन गपशप लगानी जरूरी नहीं, ये तो बताना तो था ना थोड़ा सा, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा जी, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगला जो रहता है वो है अमोर्टाइजेशन या इम्पेयरमेंट का, ठीक है। अभी सर अमोर्टाइजेशन की तो है, बिल्कुल की है जी आप लोगों ने अमोर्टाइजेशन, मैंने कब कहा कि नहीं की है, लेकिन यहीं पे कर लेते हैं ताकि जब कभी रिवीजन करनी पड़े तो नेड़े तेड़े ही रहे सब, नेड़े नेड़े तेड़े। ओके, जी बच्चों, अमोर्टाइजेशन या इम्पेयरमेंट की डिस्कशन। अमोर्टाइजेशन
कैलकुलेट कैसे करनी है, उसकी एंट्री क्या होनी है, ये ऑलरेडी मैंने आपको सवाल में करवा दिया, कोई नई चीज़ थी नहीं, लाइक डेप्रीसिएशन था। ठीक है, अगर आपकी इजाज़त ना भी हो तो मैं बैठ जाऊँ। अच्छा, साथ ही बात कर लेंगे इम्पेयरमेंट की भी, इंटेंजिबल्स के लिए। यहाँ पर अकाउंटेंट्स ने 2 कैटेगरीज में बांट रखा है इंटेंजिबल्स को। ठीक है जी, 2 कैटेगरीज में। पहली बात, ये इंटरनली जनरेटेड 5 में से नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि वो तो इंटेंजिबल ही नहीं होता। इंटेंजिबल एक चीज़ बनेगी, चाहे वो परचेज की है चाहे इंटरनली जनरेट करके, वो बनेगी तो फिर अगला सवाल पैदा होता है, इसको अमोर्टाइज करना है या नहीं करना, करना है तो कैसे करना है। ये बात समझ आ रही है ना? हाँ, इंटरनली जनरेटेड गुडविल या ब्रांड या कॉपीराइट, इनके बारे में तो आपकी अमोर्टाइजेशन की ये डिस्कशन है ही नहीं, क्योंकि पहला सवाल क्या पैदा होता है, ये इंटेंजिबल है भी कि नहीं। इंटेंजिबल, अगर हाइब्रिड वाले भाई जाग रहे हो, दूसरी रो वाले मोबाइल देख रहे हो ना, शर्म तो नहीं आती? ये दूसरी रो में जो भाई बैठे हुए हैं, हाथ खड़ा करो ना जरा। ये ग्लासेस वाले भाई आपके साथ जो सिंगल भाई बैठे हुए हैं, नहीं साथ साथ, सर हम सारे ही सिंगल हैं। ओ वो वाला सिंगल नहीं। हाँ भाई, जो ऐसे करके बैठे हुए हैं, मोबाइल देख रहे थे ना, बता दो तो, देख रहे थे ना मोबाइल? कुछ तो कर रहे थे, ध्यान से देखो इधर। नजर आया ऐसे मैंने जो किया, ये शक्ल मेरी नजर आई है तुम्हें? हाइब्रिड वालों को गुस्सा नजर आता है? आता है? अच्छा अच्छा जी, मैं अर्ज कर रहा था कि इंटेंजिबल पहले होना जरूरी है किसी चीज का। अब इंटेंजिबल ही नहीं है तो फिर ये डिस्कशन नहीं है। तो ये डिस्कशन किसके बारे में हो रही है? जो इंटेंजिबल हो। अब अगर इंटेंजिबल है तो 2 नस्लें यहां पर भी, 2 कैटेगरीज यहां पर भी बन रही हैं। वो 2 कैटेगरीज कौन सी हैं? और नहीं परचेज्ड, नंबर 1 इज परचेज्ड गुडविल। इसको स्टैंडर्ड ने अलग लिख दिया है, हालांकि कोई खास अलग लिखने की वजह नहीं बनती, लेकिन चलो परचेज्ड, क्योंकि इससे अगला जो लिखने लगा हूं ये उसी में ही फॉल कर जाएगा। उसके बाद इंटेंजिबल है, लेकिन इंटेंजिबल है यानी कि वो उन 5 में नहीं है। ठीक है ना, इंटेंजिबल है लेकिन उसकी लाइफ पता नहीं लग रही कितनी है, विद एन इनडेफिनेट लाइफ। देखो अब बात किस तरफ जा रही है, जरा सोच के बताओ। अमोर्टाइजेशन करेंगे ना इनकी, खुद सोचो ना बात किस तरफ जा रही है। गुडविल खरीद के लाए, अब गुडविल कितना अरसा फायदा देगी ये पता ही नहीं होता। गुडविल चीज ही ऐसी है, इसको तो साइड पे ही कर दो ना, इसलिए स्टैंडर्ड ने अलग से नाम दिया। उसके अलावा कोई इंटेंजिबल है जो गुडविल नहीं है, लेकिन उसकी लाइफ की समझ नहीं आ रही। भाई ये फॉर्मूला जो आपने बना डाला है, ये करेला कोला जो आप बनाएंगे, ये करेला कोला कितने अरसे तक चलेगी ये कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है 15 साल चले, हो सकता है 5 साल चले, हो सकता है साल भी ना चले। लाइफ क्या है? इनडेफिनेट। इनफिनिट नहीं, स्टैंडर्ड ने लफ्ज इस्तेमाल किया, लामत ना ही नहीं है, क्लियर नहीं है, इनडेफिनेट है। तो गुडविल उसकी लाइफ ऐसे इनडेफिनेट होती है। कब तक फायदा देगी? आपने गुडविल खरीदी पता नहीं, या कोई और इंटेंजिबल है जिसके बारे में आप श्योर नहीं हो रहे हैं कि कितना अरसा वो आपको फायदा दे सकता है, उसकी लाइफ क्या है? इनडेफिनेट है। या नंबर 3 अभी 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 पढ़ा, अमोर्टाइजेशन क्यों नहीं की? क्योंकि अभी कंप्लीट ही, ये तीसरी चीज है। यानी मैंने बातों बातों में ये बताया आपको कि ये जो 3 चीजें मैंने लिखी है, 3 ही है बस, इनकी अमोर्टाइजेशन हो ही नहीं सकती। गुडविल की लाइफ पता नहीं, एक इंटेंजिबल है लेकिन, अच्छा ये परचेज्ड गुडविल की बात हो रही है, लेकिन स्टैंडर्ड ने स्पेसिफिकली इसको नाम लेकर अलग रखा है तो अलग ही रख रहे हैं। ठीक है ना, इंटरनली जनरेटेड तो इंटेंजिबल है ही नहीं ना, तो छोड़ ही दो। ठीक है, अच्छा परचेज गुडविल है,
या कोई भी इंटेंजिबल है लेकिन लाइफ उसकी इंडेफिनेट है, या इंटेंजिबल अंडर कंस्ट्रक्शन है, इंटेंजिबल नहीं पता होती। मैं कह रहा हूं नहीं पता होती, आप कह रहे हो पता हो, तो कैसे पता होगी? कभी सोचना घर बैठ के, तो बस फिर उसकी लाइफ होगी, फिर उसकी लाइफ होगी। वो गुडविल का कुछ अरसे, गुडविल कैसे खरीद सकते हैं कुछ अरसे के लिए? वो तो कोई राइट ही होगा, आपने उसके नाम से जो है वो कुछ चीजें बेचनी, जैसे डिजाइन पेटेंट, ठीक है। तो अगर गुडविल भी कुछ अरसे के लिए खरीदी तो उतने अरसे की भाई लाइफ बनाकर उसको मोटाइज कर लेना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिंदगी आपके लिए अब ऐसे बाजू खोल के खड़ी है। अब यहाँ पे आप बड़े हो गए, अपनी जजमेंट यूज करें, FAR 2 में आ गए हैं। आपको क्या लगता है गुडविल फायदा की चीज है, एसिड है, उसकी लाइफ भी है, तो फिर क्या करना चाहिए? मोटाइज कर दें उसकी लाइफ में। ऐसा होता नहीं है वैसे गुडविल आप खरीदें और उसकी लाइफ हो, लेकिन अगर है तो करें, मौज मारें जी। वैसे ना, वैसे ये मैं बात कर रहा हूं आपको जो जनरल बात की, लेकिन अगर मैं IAS 38 के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं ना, तो IAS 38 कहता है परचेज्ड गुडविल की चाहे आपके हिसाब से लाइफ है भी ना, इसको मोनेटाइज नहीं करना। अब ये मैं आपको स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं। वैसे तो मैंने आपको जनरल गाइडेंस दी कि अपनी जजमेंट लगाओ, लेकिन हम जजमेंट लगाते हैं जहां पे हमें ऑप्शन हो, पर यहां स्टैंडर्ड ने स्पेसिफिकली कह दिया, हालांकि इसके बारे में भी क्या, इसको ना लिखता तो गुडविल भी क्या होती, गुडविल भी क्या होती, इंटेंजिबल है परचेज, लेकिन इनडेफिनेट लाइफ वाला है, तो नहीं मोटाइज कर रहे। पर उसने यहां पर अलग से लिख दिया कि बेटा जी गुडविल अगर परचेज है ना, तो बस मेरे हिसाब से इसकी कोई लाइफ होती ही नहीं है। स्टैंडर्ड बनाने वालों ने यही बात कंक्लूड की, और उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि अगर परचेज गुडविल है तो चाहे ऐसा, जैसा होता नहीं है, लेकिन कभी ऐसा हो भी जाए तब भी हम मोटाइज नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, इंटेंजिबल इन प्रोग्रेस है, यानी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। तो ये तीनों जो हैं इनको आपने अमोर्टाइज नहीं करना। गुडविल को करना नहीं है, कर ही नहीं सकते हैं, बाकी दोनों को भी कर नहीं सकते क्योंकि उनकी लाइफ नहीं है, ठीक है। तो क्या करोगे, इनको अमोर्टाइज नहीं करोगे, ठीक है। डू नॉट अमोर्टाइज जी, डू नॉट अमोर्टाइज, बस कहानी खत्म। स्टैंडर्ड कहता है नहीं, इनको अमोर्टाइज नहीं करना, लेकिन इनके लिए आप दूसरी शर्त आ गई, इनको आपने एनुअली इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारना है। हमने कहा अच्छा कोई इंडिकेशन आए तो जो टेस्ट लगाते हैं, स्टैंडर्ड ने कहा नहीं, इतने इंडिकेशन नहीं, ये स्पेसिफिक केस है, ये तीन चीजों को अमोर्टाइज नहीं कर सकते, आप नहीं करना अमोर्टाइज, लेकिन चाहे कोई इंडिकेशन हो चाहे ना हो, इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारना लाजमी है। इन तीन के अलावा बाकी इंटेंजिबल हैं या बाकी टेंजिबल हैं, या जो भी एसिड्स हैं जो IAS 36 के अंदर आते थे इंपेयरमेंट टेस्ट के लिए, वो सिर्फ तब आते थे जब कोई इंडिकेटर ऑफ इंपेयरमेंट होता था, ठीक है। सिर्फ ये तीन एक्सेप्शनल केसेस हैं बच्चों, सिर्फ ये तीन। मेरे ख्याल में बच्चा को पूछ भी रहा था क्लास के शुरू में, यही बात कर रहा था, कहीं से यही बात कर रहे थे आप, ठीक है ना। तो गुडविल जो होती है ना बेटा, गुडविल या वर्क इन प्रोग्रेस इंटेंजिबल या इनडेफिनेट लाइफ वाला इंटेंजिबल, इनको अमोर्टाइज आप नहीं कर सकते। तो इनको स्टैंडर्ड कहता है ये चूंकि इंटेंजिबल है और अमोर्टाइज नहीं हो सकते हैं, तो इनको हर साल इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारो, लाजमी, कोई इंडिकेशन की जरूरत नहीं है। इनका इस कैटेगरी में होना ही काफी है इनके इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारने के लिए, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो इंटेंजिबल्स होंगे, ये बिल्कुल वैसे ही नॉर्मल केस है जैसे टेंजिबल्स होते थे। अगर कोई इंडिकेटर होगा तो फिर इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारेंगे, लॉस होगा तो रिकॉर्ड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इंपेयरमेंट टेस्ट हर साल नहीं लगाया करते थे, याद है ना आपको। हम इंपेयरमेंट हर साल इंपेयरमेंट टेस्टिंग नहीं करते। इंपेयरमेंट टेस्टिंग सिर्फ तब करते हैं जब कोई इंडिकेशन आए, और इंपेयरमेंट टेस्टिंग पर भी जरूरी नहीं है इंपेयरमेंट लॉस निकले या ना निकले, ठीक है। तो यहां पर भी ऐसा ही होगा इस कैटेगरी में, सिर्फ ये एक्सेप्शनल केस है। अगर परचेज्ड गुडविल है, इंडेफिनेट लाइफ वाला इंटेंजिबल है, या अंडर कंस्ट्रक्शन इंटेंजिबल है, तो उसको अमोर्टाइज नहीं करना, लेकिन उसको मस्ट है उसके लिए कि उसको हर साल इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारे, ठीक है। तो अमोर्टाइज नहीं करना, लेकिन टेस्ट करना है फॉर इंपेयरमेंट एनुअली, मस्ट टेस्ट फॉर इंपेयरमेंट एनुअली।
और विदाउट एनी इंडिकेशन लिख लेता हूं ताकि आपको याद रहे, विदाउट एनी इंडिकेटर, ठीक है। ओके, समझ आती है बात की। अमोर्टाइजेशन की डिस्कशन में इन तीन के बारे में I38 क्या कहता है, इनको अमोर्टाइज नहीं करना, लेकिन इनको इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारना है लाजमी, ठीक है, और चाहे कोई इंडिकेशन हो चाहे ना हो। अच्छा, उसके बाद बाकी जो है ना जी वो हैं अदर्स। अदर्स मतलब इन तीन के अलावा बाकी जो भी है, लेकिन अगली बात वही है, पहले वही बात है, इंटेंजिबल हो तो अगली बात आती है। इंटेंजिबल है तो फिर अमोर्टाइजेशन या इंपेयरमेंट की बात आई, तो हमने कहा ये तीन इंटेंजिबल्स ही हैं। इंटेंजिबल अंडर कंस्ट्रक्शन भी तो बनना इंटेंजिबल ही है ना, जैसे CWIP PPE के नीचे नजर आता था, वैसे ये इंटेंजिबल भी, इंटेंजिबल CWIP जो है ना इसका, ये भी इंटेंजिबल के नीचे ही नजर आएगा उसी तरह से, ठीक है। गुडविल है, अंडर कंस्ट्रक्शन इंटेंजिबल है, या इंटेंजिबल विद इंडेफिनिट लाइफ है, तो इंटेंजिबल तो है लेकिन इसको इंपेयरमेंट, इसकी अमोर्टाइजेशन नहीं करनी, पर फिर लाजमी क्या है, इसको हर साल इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारना है, चाहे कोई इंडिकेशन हो चाहे ना हो, ठीक है। अब इन तीन के अलावा बाकी जितने भी इनटेंजिबल्स हैं उनके लिए अब एक ही रूल है, ठीक है, उनको अमोर्टाइज करना है, हर साल करना है, ठीक है। लेकिन किस पे करना है, ये अब एक नई चीज है, यहां पर I38 का रूल है, ठीक है, हो जाएगा याद इंशाल्लाह। तो जो अदर्स हैं, अदर्स, इनके बारे में स्टैंडर्ड कहता है कि इनको अमोर्टाइज करो, अमोर्टाइज करो ओवर, अमोर्टाइज ओवर। अब यहां पर पहले आप क्या करते थे, ओवर यूजफुल लाइफ, यहां पर स्टैंडर्ड का रूल क्या है, अमोर्टाइज करो ओवर शॉर्टर ऑफ। ये मैं सिर्फ अब ऐसे ही है, जैसे कल मैं नहीं कहा था कि ये जरा बस लिख लो, इसको इंशाल्लाह कल करेंगे, मैं सिर्फ कंप्लीट कर रहा हूं कहानी, ऐसे ही ये अब जो अब मैं पॉइंट लिख रहा हूं इसको आज सिर्फ लिख लो, ये कंप्लीट कल सवाल करके ही होगा जब समझ आएगी आपको, लेकिन चूंकि अब ये टेबल बन रहा है, कहानी पूरी हो जाए तो मैं लिख रहा हूं इसको, ठीक है। तो अदर्स को क्या करो जी, अमोर्टाइज करो ओवर शॉर्टर ऑफ, ओवर शॉर्टर ऑफ यूजफुल लाइफ या लीगल लाइफ। अब ये लीगल लाइफ क्या होती है कल समझाऊंगा, फिर कोई एक दो सवाल, दो तीन सवाल करेंगे छोटे छोटे, फिर जाके कॉन्सेप्ट को हम पक्का कर पाएंगे, पक्का हो जाएगा, फिर जब सवालों में आएगा तो कर लिया करेंगे, ठीक है। तो अमोर्टाइज ओवर शॉर्टर ऑफ लीगल लाइफ और यूजफुल लाइफ, ठीक है जी। अब ये बस ये रूल है, ठीक है ना, इसको अब जो है वो समझ भी आ जाएगा जब कल सवाल करेंगे ना, इसकी लॉजिक भी समझ आएगी। ऐसी बात नहीं है कि स्टैंडर्ड ने ये क्यों लिखा हुआ है, समझ आएगा, लेकिन आज तो बिल्कुल इस तरफ नहीं जा रहा मैं, ठीक है। और दूसरी बात ये नहीं कि छुट्टी होने वाली है, वो मैंने जरा इंपेयरमेंट वाला सवाल करवाना है, ठीक है। और दूसरी बात, अच्छा अब ये जो नॉर्मल इंटेंजिबल्स हैं, यानी जो इन तीन के अलावा वाले हैं बच्चों, इनके बारे में फिर क्या हुक्म है स्टैंडर्ड, हमने पूछा स्टैंडर्ड क्या हुक्म है इनके बारे में, इनकी इंपेयरमेंट के बारे में, तो उसने कहा वही पुराना हुक्म है जी जो IS 16 का था, जो असल में IS 36 का है, कि आपने अगर कोई इंटरनल या एक्सटर्नल इंडिकेटर देखा इंपेयरमेंट का तो इंपेयरमेंट टेस्ट लगाओ, नहीं देखा तो ना लगाओ, ठीक है। तो यहां पर अमोर्टाइज करना है नॉर्मल किसी भी एसिड की तरह से इसको भी, ठीक है, इनको डेप्रिशिएट जैसे करते थे इनको अमोर्टाइज करेंगे, ठीक है। लेकिन इंपेयरमेंट टेस्ट से कब गुजारेंगे, टेस्ट फॉर इंपेयरमेंट ओनली इफ देयर इज इंडिकेटर, ओके, सही है। टेस्ट फॉर इंपेयरमेंट ओनली if there is an indication या indicator, if there is an indicator of impairment, ठीक है जी, वो पुराने वाली बात डन जी। तो ये जी हमारी डिस्कशन थी अमोर्टाइजेशन या इंपेयरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। पिक्चर ले लें जी, सॉरी, जी क्वेश्चन नहीं, हम इंपेयरमेंट टेस्टिंग ये रेंट पे ही करते हैं,
परचेज गुडविल है ना, साल के दरमियान में इंडिकेटर आए या ना आए, हमने उसको साल के एंड करना, साल के एंड पे इंपेयर होता है इसको, ठीक है, तो वो ईयर एंड पे ही करेंगे। और अगर साल के दरमियान में कोई इंडिकेशन की वजह से हो गया तो साल के एंड पे दोबारा कर लो। करना हर साल है, एनुअली करना होता है इसको। जी आ जाए जरा क्वेश्चन नंबर 3 पर, पेज नंबर 233 है किताबों का, लेकिन आपके पास अक्सरियत के पास किताबें नहीं है तो हैंड आउट के अंदर है ये सवाल। देखें इस सवाल को, अगली क्लास मेरी, हाँ बहुत टाइम है। एक छोटी सी ज़रा डिस्कशन इसकी ज़रा बढ़ा लें, थोड़ा मुझे तसल्ली नहीं हो रही। ज़रा 1 मिनट इधर देखें ज़रा, इसी की ज़रा एक्सटेंशन में कर रहा हूँ। मतलब यही है रूल, ज़रा पक्का कर लें थोड़ा सा, सवाल पे भी जाते हैं, सवाल भी करते हैं। सवाल तो 5 मिनट में हो जाना है, ज़्यादा कह दिया 5 भी। थोड़े कुछ ना ऐसे सिनेरियोज बनाते हैं ज़रा। आपने आंसर देना है, ठीक है। वी परचेज्ड आ सॉफ्टवेयर ऐसे लिख लूं मैं, वी परचेज्ड आ सॉफ्टवेयर विद आ यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years। मेरा पहला सवाल, क्या ये इंटेंजिबल है? इंटेंजिबल इज और नॉट इज? इंटेंजिबल इज, यस ये इंटेंजिबल है। जब ये इंटेंजिबल है तो फिर दूसरी डिस्कशन मेरे साथ करो, अमोर्टाइजेशन या इंपेयरमेंट से रिलेटेड, ठीक है जी। तो मैं अगली हेडिंग लिख रहा हूं, अमोर्टाइजेशन विल तो अमोर्टाइजेशन या इंपेयरमेंट की डिस्कशन मैं करना चाह रहा हूं यहां पर। तो हम यहां पर लिखेंगे वही बात जो मैंने वहां पर लिखवाई थी, बिल्कुल वही बात लिखेंगे, ठीक है, कि आपने इसको अमोर्टाइज करना है ओवर, बस अमोर्टाइज ओवर आपको पता है, ठीक है। और इंपेयरमेंट टेस्ट ओनली, टेस्ट फॉर इंपेयरमेंट ओनली इफ देयर इज एन इंडिकेशन। जी देयर इंडिकेटर, इफ इंडिकेटर इज, ठीक कह रहे हैं आप। दिस इज फास्ट इंग्लिश एक्चुअली, these slow peoples will not catch it. Fast English is coming fast. जी we developed a customer list. Life is 10 years. इससे हमें 10 साल फायदा आएगा। फायदा तो आ सकता है ना लिस्ट से। क्या ये इंटेंजिबल है? ओ ये तो डेवलप्ड है, डेवलप्ड, तो ये इंटेंजिबल ही नहीं। अब जब इंटेंजिबल नहीं है तो ये डिस्कशन की बात में जाना ही नहीं है, मैं ये कह रहा हूं, ठीक है। लास्ट केस है, लास्ट केस। अच्छा पता है थ्योरी भी पढ़नी है अभी थोड़ी सी आराम से। हाँ जितना लेट आया हूं ना, वो पढ़ाना तो कम नहीं ना हो सकता। अब अभी मैंने कहा था मैं पढ़ाने के मामले में बस ऐसा ही हूँ, मतलब मुझे नहीं पता लग रहा होता ना, पहले बंदा थका होता है जब क्लास में रवा होता है बंदा, फिर नहीं असल में पहले 1-2 दिन थोड़ा ना वो रूटीन आगे पीछे ना, समझे ना, थोड़ा सा अकोमोडेट करें ना उस्ताद को, 1-2 दिन जरा सेट हो जाएगी पेस। फिर वी परचेज्ड, अब परचेज्ड आया तो फौरन दिमाग में आ गया इंटेंजिबल तो है, ठीक है। क्यों?
नहीं, मैं अमोर्टाइजेशन की बात नहीं कर रहा, मैं तो पहली बात कर रहा हूँ इंटेंजिबल तो है, चाहे गुडविल भी परचेज किया है तो इंटेंजिबल, परचेज है, कॉपीराइट है, परचेज है, कस्टमर लिस्ट है, इंटेंजिबल तो ये हैं, वो बाद में देखेंगे फिर, ठीक है। पता नहीं आप परचेज क्या है, फिलहाल तो मैंने कहा परचेज का लफ्ज दे के पहली बात क्या ध्यान में आई, इंटेंजिबल तो होना है, ये जो भी है ये इंटेंजिबल तो होगा, ठीक है। वी परचेज लाइसेंस जी, वी परचेज अ लाइसेंस फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड। जी मुझे बताएं, ये इंटेंजिबल है? इंटेंजिबल तो ये है, लेकिन चू नक्का इसको मोटाइज कर नहीं सकते ड्यू टू इनडेफिनेट लाइफ। चन्ना नच्चा इसको हर साल इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारेंगे, ठीक है। तो डू नॉट अमोर्टाइज, ठीक है। लेकिन इंपेयरमेंट टेस्ट मस्ट है, एनुअल इंपेयरमेंट टेस्ट तो यूं लिख लेते हैं ना, टेस्ट फॉर इंपेयरमेंट एनुअली मस्ट है, ये मस्ट, ओके। तो ये जरा थोड़ी सी ऐसे जरा और पक्की हो जाएगी ना बात, उम्मीद है। चलें आप सवाल पे चले जाएं अब थोड़ा सा और। ये मुझे लग रहा था कि यार पहले ये डिसाइड करो, ये समझ नहीं आ रही बच्चों को, पहले ये डिसाइड करो इंटेंजिबल है कि नहीं। अगर इंटेंजिबल ही नहीं है तो फिर अमोर्टाइजेशन की क्या डिस्कशन, पहले इंटेंजिबल पहले लेके आओ इसको, पिटाई बाद में करना, फिर अगली बात देखो कौन से वाला है। अगर उन तीन में से है तो अमोर्टाइज मत करो, हर साल इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारो, और अगर उनके अलावा कोई और इंटेंजिबल है तो फिर ये रूल्स हैं, ठीक है। चलो जी अब देखो सवाल, ये ना कॉन्सेप्ट सारे एक ही जगह इकट्ठे करता जा रहा हूं मैं, फिर एंड पे वो कोशिश करूंगा कोई तस्वीर 2-4 खींच के ना तो टीए को भेजूंगा, वो फिर उनको इकट्ठा करके पीडीएफ बना देंगे। लेकिन नियत है, कहता ही हूं, पता नहीं लास्ट टाइम सीएमए वालों को भेज दिया था लास्ट में। ये आप लोगों का तो असल में बिखरा ही बहुत है ना, उनकी रिवीजन क्लास एंड पे की थी, इकट्ठा हो गया तो मैं वहीं से निकाल के दे दिया, नहीं टेढ़ा चंगा मैं तू लबदा रहता जी। बच्चों प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर 2001 एंड 2002 अज्यूमिंग प्रोजेक्ट इज येट नॉट कंप्लीट, यानी ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस रहेगा, ठीक है। चलिए सवाल पढ़ें। ऑन यकम जनवरी 2001, ईयर एंड उन्होंने क्या दिया 31 दिसंबर है। ऑन यकम जनवरी 2001 एन एंटिटी स्टार्टेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लो जी उन्होंने इकट्ठे ही काम शुरू करता है। सो व्हाट, रिसर्च और बुरी डेवलपमेंट एक्सपेंस होती है और बाद में इंटेंजिबल, तो हम वो जब तक 6 क्राइटेरिया मीट नहीं होगा हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस इकट्ठा लिख देंगे, मसला क्या है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टार्ट किया उन्होंने, डिटेल ऑफ कॉस्ट इनकर्ड आर एज फॉलोज। 2001 में ये 12 महीनों का खर्चा होगा और 2002 में भी 12 महीनों का। उसकी वजह क्या है जी, अब सही है भाई, उसकी वजह क्या है, अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद कहता है 2001 में यकम सितंबर 2001 पर रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन वाज मेट, यानी इससे पहले नहीं मीट कर रहा था। 8 महीनों का खर्चा एक्सपेंस में जाना है और उसके बाद वाला कैपिटलाइज होना। अच्छा जी, अब ईयर एंड 2001 जो है उस पर हमारे पास इंटेंजिबल पड़ा होगा, लेकिन ये इंटेंजिबल कौन सा वाला है, CWIP वाला, तो इसको अमोर्टाइज तो नहीं कर सकते, लेकिन इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारना है। उसके लिए फिर लाजमी है, तो उसने डाटा दे दिया, लेकिन रिकवरेबल अमाउंट निकाल कर दी है। कल हमने जो IAS 36 रिवाइज किया था उसमें रिकवरेबल अमाउंट भी खुद निकाली थी, हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट और वैल्यू इन यूज। लेकिन यहाँ पे उसने कहा टेंशन न लो, बस इतना तुम्हें याद कराना था कि IAS 36 तुमने पढ़ा हुआ है, रिकवरेबल अमाउंट हम बता देते हैं, ठीक है। तो रिकवरेबल अमाउंट गिवन है, हम कंपेयर करके इंपेयरमेंट टेस्ट लगा कर देखेंगे इंपेयरमेंट लॉस है या नहीं है, ठीक है। तो करें जी भाई, वो वही तो वर्क इन प्रोग्रेस इंटेंजिबल है, उसी को तो उसी को अमोर्टाइज ही ना कर सकते, लेकिन उसको इंपेयरमेंट से गुजारेंगे ना।
रिकवरेबल अमाउंट स्टैंडर्ड ने कैसे कहा हुआ है, देखो कंप्लीट नहीं हुआ, आप कह रहे हो जी कंप्लीट नहीं हुआ तो रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकल सकती है, भाई आध पुजद्दा भी बिक जाता होता है। हम इंशाल्लाह ये भी स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे कि रिसर्च शुरू की गोरमे वालों ने करेला कोला बनाने की, बाद में तंग आ गए कि एक सेंट बेक्स वालों ने कहा हमें बेच दो जितनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। अब ये जब आएगा मौका तो बताऊंगा ना यार, फिर ऐसे उलझोगे, ठीक है ना। चलो अब बात शुरू की है तो ये सुन लो, ठीक है। तो अब जो खरीदने वाला होता है ना, वो चाहे रिसर्च चाहे डेवलपमेंट, जितना कुछ भी वो हुआ है ना, उसके पैसे देकर उसने खरीदा है तो उसके लिए वो सारा ही एसेट है। उसके आगे फिर नए रूल्स लगते हैं, फिलहाल छोड़ दो इस बात को, ठीक है। अभी सादा बात, अभी इसको याद करने की कोशिश करो, अगर अंडर कंस्ट्रक्शन कोई इंटेंजिबल है तो उसको आपने क्या करना है, कैपिटलाइज। मिटा ही ना दे, सॉरी, अंडर कंस्ट्रक्शन को इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारना है, ठीक है। मिटा देते हैं, यहां कर लेते हैं। अब वो मिटाने में टाइम लगेगा, थोड़ा सा सुस्ती भी हो रही है मुझे इस मामले में। 2001 आया जी। अब ये 2001 के अंदर 120 रुपए का जो खर्चा है, ये सारे का सारा एक्सपेंस नहीं है और ये सारे का सारा एसेट भी, इंटेंजिबल भी नहीं है। 8 महीने का एक्सपेंस बनेगा और 4 महीने जी। तो छोड़ो लड़ाई, छोड़ो, मैं लिखी सिर्फ एक्सपेंस देता हूं, हा हा हा। वैसे लिखना चाहें अगर नाम तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। एक्सपेंस इन टेंजिबल, अच्छा भाई ये माफी नहीं देना मैनू जी। इनटेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस, ये आपने लिख लेना है, ठीक है। मैं जरा यहां पे एंट्री ताकि सही हो जाए। उसके बाद कैश क्रेडिट, कितना कैश क्रेडिट हुआ इस 120 में से 8/12 80 और इस 120 में से 4/12 और ये 100। अब ये ईयर एंड आ गया, ये ईयर एंड है, ओके। अब इस ईयर एंड के ऊपर चूंकि ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, इंटेंजिबल CWIP है, तो इसको मोटाइज नहीं करना। लेकिन ये उस कैटेगरी में है जिसके लिए चाहे कोई इंडिकेशन हो या ना हो, स्टैंडर्ड कहता है ये इंटेंजिबल का CWIP है ना, उसके लिए कोई उसकी अपनी बेसिस हैं, जिस वजह से ये स्टैंडर्ड बनाने वालों ने ये उसूल बनाया था। खैर आहिस्ता आहिस्ता चीजें पता लगती जाएंगी आपको। बहरहाल स्टैंडर्ड ने कहा ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है इंटेंजिबल का, तो इसको आपने लाजमी है इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारना है, ठीक है। गुजार लेते हैं जी, हमें रिकवरेबल अमाउंट दो या उसका डाटा दो। उसने कहा रिकवरेबल अमाउंट ले लो। अब हमें याद आया कि इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारने के लिए हमें बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट को कंपेयर करना पड़ता था। भाई जाग रहे हैं ना हाइब्रिड में, सारे हिला के बताएं जाग रहे हैं, कौन कौन जाग रहा है, हाथ खड़ा करे कौन कौन जाग रहा है। अच्छा एक दो साथियों ने तो ऐसे हाथ भी ऊपर करते दिल नहीं कर रहा था जी। तो 2001 के लिए हम वर्किंग करने लगे हैं जी। तो मैं वर्किंग 1 कर रहा हूं, वर्किंग 1 इंपेयरमेंट टेस्ट 2000। इंपॉर्टेंट टेस्ट नहीं है जी, ये इंपेयरमेंट टेस्ट है, ठीक है जी। इंपेयरमेंट टेस्टिंग है जी 2001। इसके अंदर बुक वैल्यू हमने निकाल ली हुई है 40, ये बुक वैल्यू है, ठीक है। और रिकवरेबल अमाउंट सवाल ने हमें दी हुई है कितनी, कितनी 90। लो जी, आपकी किताबों में एक चीज 40 में नजर आ रही है और उससे मैक्सिमम रिकवरी करना चाहें तो माशाल्लाह 90 आ जाएंगे, तो आपका एसेट आपकी औकात में है। रिकवरेबल अमाउंट अगर बुक वैल्यू से ज्यादा हो जी बेटा, बेटा बुक्स में नजर आ रहा है तो बुक वैल्यू उसी को कहते हैं। नहीं मैंने गलत बात नहीं की, ये देखो इधर देखो, ये बुक्स में नजर आ रहा है ना, ये बुक वैल्यू, ये बुक्स में नजर आ रहा है, ये बुक वैल्यू, ये बुक वैल्यू नहीं थी। हम कहते थे ना बैलेंस शीट के अंदर पीपी किस पे नजर आएगा, बुक वैल्यू पे, कॉस्ट पे नजर नहीं आता। कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू, तो ये बुक वैल्यू ही है। गॉट इट? अच्छा जी, तो बुक वैल्यू हमारे पास यहां से आ गई, ठीक है।
और रिकवरेबल अमाउंट चूंकि ज्यादा है तो इंपेयरमेंट लॉस या तो इज या नॉट इज, तो हमारे केस में अब नॉट इज है क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है बुक वैल्यू से। ठीक है, तो लें जी, यहां पर आपने इंपेयरमेंट की ये एंट्री कर दी। हाँ नहीं होगी, यही कह रहा हूं यार, आपने भी पढ़ना है 2000। अब मक्खियां भी पढ़ने आ गई यार, हद होगी। साथ बिठाओ ना अपने, मेरे तरफ क्यों भेज रहे हो? अच्छा जी, 2002 के अंदर, 2002 के अंदर ये पूरे का पूरा 100 इंटेंजिबल है। वर्क इन प्रोग्रेस लिख लेना, ठीक है। तो इंटेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस में ये एडिशन हो गया कितना, 100 का इंटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट। हाँ वही CWIP चल रहा है। अब इसकी बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट कह लें, ये कितनी हो गई, 40 पहले पड़ा था, बुक्स में नजर आ रहा है, और 100 ऐड हो गया, तो अब इसकी बुक वैल्यू 140। कैरिंग अमाउंट, बुक वैल्यू, कैरिंग वैल्यू कुछ भी कह लें, ठीक है। किताबों में ये रिकॉर्डेड है, हमने इसकी एंट्री की है इंटेंजिबल, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड हो गया 140 पर आ गया। तो वर्किंग नंबर 2 अब मैं कर रहा हूं इंपेयरमेंट टेस्टिंग की 2002 पर। तो बुक वैल्यू या कैरिंग वैल्यू कितनी है जी, 40 प्लस 100 इज इक्वल टू 140। और सवाल ने रिकवरेबल अमाउंट बताई है या कोई डाटा दिया है? रिकवरेबल अमाउंट बताई हुई है जी 100। ओ 30 का इंपेयरमेंट लॉस इज, ठीक है। ये किसी को समझ नहीं आ रहा तो इंपेयरमेंट लॉस मैंने कल ना असल में रिवाइज करवाया है आधा पौना घंटा लगा के, इसीलिए कि FAR 1 में जिन्होंने पढ़ा था भूल गया, तो अब वो कल भी नहीं आया और आज भी समझ नहीं आ रही, तो अब आप खुद मेहरबानी करके इसको रिवाइज करिएगा। इंपेयरमेंट IS 36 रिवाइज किया है। और जिन्होंने FAR 1 भी नहीं पढ़ी हुई और पता नहीं इस क्लास में आगे बैठ गए हैं, अगर कोई ऐसे भी केस हैं या FAR 1 पढ़ लिया लेकिन ये नहीं पढ़ा था, वो फिर मुझे इंडिविजुअली मिलने में उनको अलग से समझा दूंगा, यही हो सकता है, ठीक है। वैसे आप साथ वाले से ही पूछेंगे तो समझा देगा आपको, TA से ही पूछेंगे तो इतना आसान है। 30 रुपीज की एंट्री करवाओ। वर्किंग 2, ठीक है। इसको मोटाइज तो कर नहीं सकते, इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारना होता है हर साल। पहले साल गुजारा तो हो गया गुजारा, लेकिन दूसरे साल जब गुजारा तो नहीं हुआ गुजारा, इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करना पड़ा। समझ आई है इस उर्दू की? अच्छा जी, अब P&L और बैलेंस शीट भी फटाफट बना लेते हैं। अब ये क्यों छोड़ें स्टूडेंट? जब ये यहाँ से वो CWIP से इंटेंजिबल में जाएगा सर, तो आपसे पहले एक्यूमुलेटिव पेमेंट खत्म करेंगे। जितने में पड़ा है उसको ले जाओ, सिंपल, दोनों खत्म कर लो, दोनों खत्म कर लो। या आसानी की बात करूं तो वो 110 पे आया पड़ा है, 110 ले जाओगे, तो अल्टीमेटली तो अगर दो अलग अलग रखें तो दोनों को अलग अलग खत्म करना पड़ेगा। या आप आसानी के लिए भी कर सकते हैं कि आप इसको CWIP में क्रेडिट कर दो ताकि वो बुक वैल्यू उसकी वही बन जाए। दोनों हो सकते हैं, प्रैक्टिकली आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो। पर्चे के लिए जो मैंने एंट्री बताई वो सामने है, ठीक है। प्रैक्टिकली आपको जो आसानी लगे आप कर सकते हो, पर्चे में भी जो आसानी लगे कर सकते हो, दोनों में से। अच्छा जी, P&L 2000 जी बेटा, क्या नहीं लिखा हुआ? मैं तो करवाऊंगा, तुम चले जाओ क्लास से, मेरी मर्जी यार। मतलब नहीं, क्या मतलब तुम्हारा, तुम्हारी जबान लग गई अब इस क्लास के अंदर। FAR 2 तो पहली बार पढ़ रहे हो ना? अच्छा, अब थोड़ी देर बात कहेगा आपसे। नहीं, अच्छा लायक बच्चा है बस। डेवलपमेंट एक्सपेंस, रिसर्च है, R&D एक्सपेंस, सिर्फ एक्सपेंस लिखा था। चलो आप यहां लिख देता हूं, समझ ना आए केड़ा एक्सपेंस है। R&D यानी कि पूरा आप लिखें तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस 2001 के अंदर तुस्सी, ठीक है जी। उसके बाद 2002 के अंदर कोई नहीं है, और ये तो नहीं है ना, डेवलपमेंट एक्सपेंस नहीं है। और 2002 के अंदर कोमोटाइजेशन वगैरह कंप्लीट नहीं हुआ। अच्छा, अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो ऐसे बोला करें। अच्छा, ये 2001 में
अगर खत्म होगी रिसर्च तो इंटेंजिबल बनने लग गया, हाँ जी अच्छा, तो फिर इंटेंजिबल है तो कोमोटाइजेशन जी वो इनकम्प्लीट है। अच्छा अगर इनकम्प्लीट है तो फिर इंपेयरमेंट टेस्ट लगाओ जी, लगाया है, लॉस आया है, नहीं आया है, ठीक है मौजे। अगला साल आया, अगले साल में सारा का सारा इंटेंजिबल, अच्छा इंटेंजिबल है तो बताओ अमोर्टाइजेशन जी कंप्लीट नहीं है, अच्छा कंप्लीट नहीं है तो इंपेयरमेंट टेस्ट लगाओ जी, लगाया है, तो क्या हुआ, इंपेयरमेंट लॉस आया है, तो आया है तो रिकॉर्ड भी करो फिर। इंपॉर्टेंट लॉस नहीं है ये जी। खाटी बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स, बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स में एसओ क्या वजह, उसकी जरूरत नहीं है, ले भाई तेरा वर्क इन प्रोग्रेस आ गया, ठीक है जी। पहले साल 40, दूसरे साल 110, ठीक है। ये 110 कैसे बने, ये यूं लिख सकते हो 40 + 100 - 30, ठीक है ना, ये आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। ये जी क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। 3 है, 8 पहले किया था, 2 चुको 21 ही ना। अच्छा अब सुन लो, आपको घर पे समझ नहीं आएगी, टेंशन तो होगी ना कम से कम अगले दिन के, यार ये सर से पूछना है, वो सुन लो कौन से 2 सफ़े पढ़ के आने, 2 सफ़े पूरे न पढ़ने, उसमें कुछ पढ़ना है। अच्छा गूगल शुगल भी कर देना है, जो हाँ शुगल नहीं, मतलब आपको लिखा हुआ नजर आया डाइज मोल्ड्स, समझ नहीं आ रही क्या है, आपने लिख कर देखा प्रोटोटाइप, तो लिख कर देखा तो थोड़ी इंफॉर्मेशन ऐसी, चलो अच्छा आपको टाइम मिल गया है, मैंने तो कर समझाना ही है, तो मुझे समझा दोगे अगर कोई अच्छी बात है, तो कुछ आप भी सिखा दो, सारा कुछ मुझसे सीखना है। कल इंशाल्लाह क्लास टाइम पे शुरू करेंगे, तकरीबन 5-7 मिनट की गुंजाइश होगी बस, उतनी आहिस्ता आहिस्ता, जरा एकदम तो ना फिर यार। मैं लब लवा पेज नंबर आपके पास है ना, पेज नंबर लिखा हुआ बता दो मुझे। ये जी इधर देखें, खामोश हो प्लीज, बस आखिरी बात सुन लें। ये 5.1 रिसर्च फेज की डेफिनेशन पढ़नी है आपने, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ना है, एग्जांपल्स पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको अभी आपने नहीं पढ़ना, पेंडिंग करें, ये मैं खुद पढ़ाऊंगा, मुझे नजर नहीं आ रहा आगे तेजी में पढ़कर ये कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो आपको बतानी है अलग से, इसलिए फिलहाल आप पेंडिंग रखें, मैं खुद पढ़ाना तो मैंने ये भी है, लेकिन आप जरा पढ़ तो आइएगा एक बार, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट फेज की डेफिनेशन है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, और इसको ना अलग से पढ़ना है। ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है ना, ये बेसिकली ये वो 6 क्राइटेरिया है, 1 2 3 4 और ये 5 और 6, इसकी फिर एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो ये 6 क्राइटेरिया भी पढ़ आना, ठीक है। उसके बाद ये वाला पैरा आपने पेंडिंग करना है, ये नहीं पढ़ना अभी, ठीक है, मैं खुद पढ़ाऊंगा, पता नहीं मैंने नहीं देखा इसमें क्या पढ़ा है, इसको भी अभी आप बस सिर्फ ये 2 पढ़े हैं आपने जो मैंने बोले हैं, ये 3 चीजें पढ़ के आनी है आपने, 3 बेसिकली पैराज हैं, ये 2 डेफिनेशंस हैं और 3 पैराज हैं। अब क्योंकि स्टैंडर्ड तो साथ जाने नहीं है, तो जरा पढ़ लें आप अच्छी तरीके से, फिर इसके कुछ छोटे मोटे पॉइंट जरा ज़हन में रख लेंगे, ठीक है ना। तो ये देखें जी, रिसर्च फेज की डेफिनेशन, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इसकी एग्जांपल्स। दूसरा डेवलपमेंट फेज की डेफिनेशन, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जिसके अंदर बेटा चुप रहे, जिसके अंदर ये क्राइटेरिया हैं, 6 क्राइटेरिया, ये भी पढ़ के आने आपने, जिसके बाद कैपिटलाइजेशन शुरू होती है, और इसकी एग्जांपल्स भी, बस और कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। अल्लाह हाफिज।